हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलांजना क्लासेस। आज जो मैं टॉपिक शुरू कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ आपका म्यूटेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर और पेडिग्री एनालिसिस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं तीनों आपस में लिंक हैं। और जब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है पेडिग्री का तो उसमें ये पूछते हैं कि ये कौन सा एनिप्लॉइडी है कि पॉलीप्लॉइडी है, या ये पूछ लेते हैं कि कौन सी डिजीज़ है, कौन सा डिसऑर्डर है, यानी कि वो डिसऑर्डर को पेडिग्री एनालिसिस से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए हमें तीनों को पैरेलली करना होगा और ये तीनों इंटरलिंक्ड हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? ड्यू टू म्यूटेशन। कोई भी डिसऑर्डर होगा जेनेटिक, वो क्यों होगा? म्यूटेशन की वजह से होगा। दो तरीके के म्यूटेशन है। एक तो आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है, जो कि किस वजह से होता है? जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। जीन म्यूटेशन यानी पॉइंट म्यूटेशन, एक न्यूक्लियोटाइड या कुछ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में कोई ना कोई गड़बड़ी हो गई है, आगे पीछे हो गए, डिलीट हो गए, उसकी वजह से चेंज इन सिंगल बेस पेयर, उन्हें क्या बोलेंगे? आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर बोलेंगे। इसमें जो मेन जो मैं करवा रही हूँ वो है आपका, एक तो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम क्या होता है? पढ़ने का तरीका, रीडिंग फ्रेम। ठीक है, जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग 3-3 के कोडॉन्स को पढ़ते हैं, है ना। 3-3 के कोडॉन्स की रीडिंग करी जाती है जो कि किसी एक अमीनो एसिड को कोड करता है। जैसे ये लिखा हुआ है GUC-TCG, है ना, तो इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। GUC मान लीजिए ये फिनाइल एलानिन का है, TCG मान लीजिए किसी दूसरे अमीनो एसिड का है, तो यानी ये किसी का कोड है। 3-3 के कोडॉन्स एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, तो इसी को बोलते हैं रीडिंग फ्रेम। लेकिन अगर मान लो कोई अनवांटेड या अचानक से किसी म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर बीच में कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो क्या होगा? इसका रीडिंग फ्रेम तो बदल गया। जैसे कि GUC है, पहले क्या था? TCG, अब A लग गया तो क्या पढ़ोगे? ATC पढ़ोगे, फिर इसके आगे वाला दूसरा, यानी यहाँ से लेके फिर पूरा का पूरा ही रीडिंग फ्रेम चेंज हो गया उस एक एडिशन की वजह से या एक डिलीशन की वजह से। तो ये पूरा का पूरा जब रीडिंग फ्रेम चेंज हो जाता है ड्यू टू द रिमूवल और एडिशन ऑफ 1 और 2 बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस, तो चेंजिंग द रीडिंग फ्रेम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ चेंज, जिसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम दूसरा चलते हैं, दैट इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन में क्या है हमारा? इसमें दो हैं, ट्रांसिशन एंड ट्रांसवर्जन। जब मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने अभी प्यूरिन एंड pyrimidine, मैंने न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया। उसमें बताया था कि न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें शुगर होती है और फॉस्फेट ग्रुप होता है और नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस 4 तरीके के होते हैं। 4 होते हैं, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन एंड थायमाइन। तो उनमें से जो एडिनाइन और गुआनाइन होता है वो प्यूरिन की कैटेगरी का होता है। नाइट्रोजनस को यानी 2 में डिवाइड किया गया है, प्यूरिन एंड pyrimidine। ये जो एडिनाइन और गुआनाइन होते हैं ये प्यूरिन में है, और जो pyrimidine में है वो साइटोसाइन और थायमाइन होते हैं। ये प्यूरिन जो है 3 डबल रिंग होती है, नाइट्रोजनस रिंग होती है, और इसमें सिंगल रिंग होती है। ठीक है, तो अगर प्यूरिन से प्यूरिन यानी A से G, G से A में चेंजेस आ जाते हैं तो इस टाइप के चेंजेस को क्या बोलते हैं? यानी म्यूटेशन की वजह से चेंज हो गया, दैट इज ट्रांसिशन। लेकिन अगर प्यूरिन की जगह pyrimidine लग जाए या pyrimidine की जगह प्यूरिन लग जाए तो इसे ट्रांसवर्शन बोलते हैं। तो एक बेसिक आप इसको नॉलेज रखिए, कई बार क्वेश्चन फ्रेम शिफ्ट में तो पूछ लेते हैं। ठीक है, फ्रेम शिफ्ट का क्वेश्चन बोर्ड में या आपके इसमें नीट में पूछने की पूरी संभावना है, और पूछते भी हैं, बहुत फेवरेट क्वेश्चन उनका। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? ये है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो जो हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर भी इसी तरीके से देख लेंगे। ये किस लिए होता है? या तो चेंज इन नंबर हो जाए क्रोमोसोम में, या तो स्ट्रक्चर चेंज हो जाए क्रोमोसोम का। ठीक है, यहाँ पर क्रोमोसोम का पार्ट कोई डिलीट हो जाए, यहाँ पर केवल एक न्यूक्लियोटाइड हो रहा था, यहाँ पूरा क्रोमोसोम है। तो ये 2 तरीके के हो गए, जीनोमिक म्यूटेशन और क्रोमोसोमल एब्रेशन। ये जो जीनोमिक म्यूटेशन है ये चेंज इन नंबर के कारण है। ये किस वजह से है? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये चेंजिंग नंबर ऑफ क्रोमोसोम की वजह से है। ठीक है, और जबकि क्रोमोसोमल एब्रेशन किस वजह से है? चेंज इन स्ट्रक्चर में चेंज हो गया, घट गया, डिलीट हो गया, डबल हो गया, उसकी वजह से। तो ये जो जीनोमिक म्यूटेशन है ये 2 तरीके के होते हैं, एनिप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। केवल आपको डेफिनेशन करना है एक बेसिक, और इसमें इसके अंदर कौन कौन से सिंड्रोम आते हैं वो करने हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में पूछते हैं। तो एनिप्लॉइडी क्या है? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड यानी कि एक हैप्लॉइड सेट, मान लीजिए हम लोग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, तो हमारा क्या है? 2n = 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी हमारे जितने क्रोमोसोम है वो क्या है? पेयर्स में है। हमारे कितने क्रोमोसोम है? 46, और 2-2 के पेयर में है, यानी कि वो क्या है? 23 पेयर्स हैं टोटल। ठीक है, तो अगर 23 पेयर्स में से, तो अगर हम हैप्लॉइड सेट बोले, हैप्लॉइड सेट वो जो गैमेट में प्रेजेंट होता है, यानी 23 क्रोमोसोम हो गए हैप्लॉइड सेट, यानी n। तो अगर n नंबर ही चेंज हो रहा है बार बार, ठीक है, n नंबर अगर चेंज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? यूप्लॉइडी बोलेंगे। ठीक है, अराइज ड्यू टू द डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम सेट। जैसे हैप्लॉइड एक पूरा सेट n था, 2n हो गया, 2n था, 3n हो गया। पॉलीप्लॉइडी में 2 से ज्यादा, 3n है, 2n और ऐड हो गया, 5n हो गया, ये 3n है, 3n और ऐड हो गया, 6n हो गया। यानी कि पूरा हैप्लॉइड सेट जब डबल होता है तो उसे यूप्लॉइडी बोलते हैं। इसी का एक एग्जांपल पॉलीप्लॉइडी है। जबकि जो एनिप्लॉइडी है इसमें चेंज इन क्रोमोसोम नंबर होता है केवल हैप्लॉइड सेट में। जैसे कि ये ड्यू टू लॉस ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम होता है। एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया या एक क्रोमोसोम बढ़ गया, एक से या 2। जैसे 2n-1, एक क्रोमोसोम डिलीट हुआ, मोनोसोमिक बोलते हैं। 2n+2 यानी एक 2n+1 यानी ट्राइसोमिक हो गई कंडीशन। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसी में डिजीजेस आप इसी समय लर्न कर लेंगे। डिजीजेस क्या है? एग्जांपल्स ऑफ एनिप्लॉइडी अगर हम देखें तो ट्राइसोमी होता है, ट्राइसोमी में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी आता है और डाउन सिंड्रोम भी आता है। डाउन सिंड्रोम आपका ऑटोसोमल डिजीज है। क्यों? क्योंकि 21 क्रोमोसोम में, जब मैं पहले ही से बता दूं,
जो हम लोगों के 23 पेयर होते हैं उनमें से जो 22 पेयर क्रोमोसोम होते हैं 1 to 22 पेयर्स वो एक्स सिमिलर होते हैं, यानी वो सेम टाइप के होमोजाइगस ही होते हैं और वो हमारे बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं अदर देन सेक्स डिटर्मिनेशन। केवल वो मेल फीमेल के स्ट्रक्चर को नहीं बताएंगे, बाकी सब बताएंगे। जबकि जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो एलोजोम होता है, उसे सेक्स क्रोमोसोम भी होता है। अगर उसमें XX है तो फीमेल होगी, पर्सन फीमेल होगा, और अगर XY है तो मेल होगा। यानी कि 23rd क्रोमोसोम में डिपेंड करता है कि पर्सन मेल होगा या फीमेल, यानी 23rd क्रोमोसोम ही सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर 21 की ट्राइसोमी हो रही है, यानी 21 क्रोमोसोम में कैसा होगा, पहले शुरू में XX होगा, तो ये कैसा हो गया XXY। ये कौन सा नंबर है, 21 क्रोमोसोम, यानी 21 क्रोमोसोम तो आपको ऑटोसोमल में आता है, इसलिए इसको हम सिंपल डाउन सिंड्रोम बोल रहे हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आपके किसमें, 44 क्रोमोसोम, जो 22 पेयर्स हैं वो तो इंटैक्ट है, उनमें तो कोई 22 पेयर में तो कुछ दिक्कत ही नहीं हुई ऑटोसोम में। दिक्कत किसमें हुई, सेक्स क्रोमोसोम में दिक्कत हुई है, उसमें XY होना चाहिए और क्या हो गया, एक X और ऐड हो गया। यानी ये पर्सन तो मेल है लेकिन इसमें फीमेल कैरेक्टर्स ज्यादा हैं, जैसे ग्नाइकोस्टोमिया जो गैनाइकोस्टोमेसिया जो होता है, इसमें क्या होता है, आपके ब्रेस्ट जो है वो इलार्ज कर जाते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से फीमेल वाइज हो गई है ना, लो पिच वाइज, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं मेल में। देन कम टू मोनोसोमिक टर्नर सिंड्रोम कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक क्रोमोसोम नंबर कम है, यानी होना XX होना चाहिए या XY होना चाहिए, लेकिन एक क्रोमोसोम जो है वो मिसिंग है, ये 44, यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए इसके 47 और इसके टोटल नंबर कितने हो गए 45। तो ये दोनों किसके, एक एक क्रोमोसोम घटिया बढ़ रहा है, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए, ये एनीप्लॉइडी के एग्जाम्पल हो गए। क्या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम किसके एग्जाम्पल है, ट्राइसोमी के एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें 3 क्रोमोसोम हो गए, इसमें भी 3 हो गए, दो के पेयर होते थे 3 हो गए, ठीक है। लेकिन जो मोनोसोमी का है ये एक ही रह गया, तो ये मोनोसोमी का एग्जांपल हो गया। तो इनमें से क्वेश्चन आते हैं। अब हम करते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर। मान लीजिए क्रोमोसोम में चेंज इन स्ट्रक्चर हो गया तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है। इट इज द चेंजेस इन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, जैसे कैंसर सेल है, इसमें डिलीशन हो जाए, ABCD जीन है, मान लो कुछ आधा पार्ट डिलीट हो गया, C पार्ट, इन्वर्जन है, आधा तो ठीक है, आधा जो है सेंट्रोमेयर्स के बीच से क्या हुआ, DE पलट के लग गया, ठीक है, या पूरा का पूरा पलट गया, CBA उल्टा हो गया। इन्वर्जन यानी उलट जाना, 180 डिग्री उलट गया। डुप्लीकेशन में क्या हो रहा है, ABCDE है, अब AB दो बार BB आ गया, यानी डुप्लीकेट हो गया। ट्रांसलोकेशन में देखिए ये होमोलोगस क्रोमोसोम में होता है, एक का पार्ट दूसरे में लग जाए, दूसरे का पार्ट पहले वाले में लग जाए, इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, यानी ट्रांसलोकेट हो गया। तो इस तरीके से हमने पूरे के पूरे जेनेटिक डिसऑर्डर या म्यूटेशन के टाइप कर लिए हैं। व्हाट इज म्यूटेशन, सडन चेंज इन जेनेटिक, सडन चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट इज नोन एज म्यूटेशन। और म्यूटेशन क्रिएट कौन करता है, म्यूटाजेंस, जैसे एक्स-रेज, अल्ट्रावायलेट रेज हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, ये सारे के सारे क्या हैं, ये आपके म्यूटाजेंस हैं, क्योंकि ये कैंसर को क्रिएट करते हैं। कहीं ना कहीं एक्सरे भी कैंसर का कारण होता है। तो अब हम देखते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स में अभी हमने देखा मेंडेलियन डिसऑर्डर और दूसरा था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये किस वजह से, पॉइंट म्यूटेशन है, कोई सिंगल पॉइंट न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया उसकी वजह से, इसीलिए इसे जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। ये दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम में म्यूटेशन हुआ हो, एक न्यूक्लियोटाइड कुछ प्रॉब्लम हुई हो, या एलोसोमल होगा, सेक्स क्रोमोसोम में होगा, 23rd पेयर में होगा, ये 1 to 22 क्रोमोसोम में होगा। ये दो तरीके के हो सकते हैं, रेसेसिव और डोमिनेंट। रेसेसिव अगर कंडीशन है, यानी रेसेसिव में ही अपने आप को एक्सप्रेस करते, तो ये क्या है, फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया, ठीक है। ये सारे के सारे आपके रेसेसिव डिसऑर्डर है। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी यहाँ पर हम लोग पेडिग्री की तरफ चल रहे हैं, तो केवल नेम आप लर्न कर लेंगे। रेसेसिव डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, फिनाइलकीटोनुरिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया। फिर अगर डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है तो क्या होगा, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और पॉलीडेक्टाइली। पॉलीडेक्टाइली में ज्यादा नंबर ऑफ फिंगर्स हो जाती हैं। देन कम टू सेक्स क्रोमोसोमल, सेक्स लिंक्ड होता है, ये सेक्स में लिंक्ड में क्या 23rd पेयर है, या तो XX होगा या तो XY होगा। तो अगर किसी एक X में प्रॉब्लम है और वो क्या है आपका रेसेसिव डिसऑर्डर है, तो क्या होगा, X लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर हमें करना है। इसके एग्जांपल हैं, एक तो है आपका कलर ब्लाइंडनेस, एक है आपका कलर ब्लाइंडनेस और दूसरा है आपका हीमोफीलिया। कलर ब्लाइंडनेस तभी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा क्योंकि ये रेसेसिव है, जब दोनों क्या होंगे, होमोजाइगस होंगे। या मेल का केस हो, मेल में दूसरा X तो है ही नहीं, नॉर्मल X उसको डोमिनेट करने के लिए या तो Y है, इसलिए वो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो X ही है, इसका मतलब मेल पर्सन डिफेक्टिव है। कलर ब्लाइंडनेस है, इसी तरीके से हीमोफीलिया, जैसा कलर ब्लाइंडनेस का चलेगा वैसे ही हीमोफीलिया का चलेगा। इसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, लेकिन अभी आज के दिन हम थ्योरी करके पेडिग्री में पहुंचते हैं। कम टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम या चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अगर ये ड्यू टू जीनोमिक म्यूटेशन, जीनोमिक म्यूटेशन होता है आपका किस वजह से, चेंज इन नंबर की वजह से। क्रोमोसोमल एब्रेशन आपका होता है चेंज इन स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये जो जीनोमिक म्यूटेशन है, इसमें आपका ऑटोसोमल अगर है तो डाउन सिंड्रोम आ जाता है, सेक्स क्रोमोसोम में टर्नर्स और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो जाते हैं, इसमें 44XX मोनोसोमी हो जाता है और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 44XXY हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जेनेटिक डिसऑर्डर भी कर लिए हैं।
रीजंस फॉर जीनोमिक म्यूटेशन। जीनोमिक म्यूटेशन क्या होता है, मैंने बोला था चेंज इन नंबर, है ना। तो इट इज कॉमनली अराइज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन की वजह से होता है, यानी कि सेपरेशन दो होमोलोगस क्रोमोसोम का जब क्रॉसिंग ओवर के बाद होता है तो वो ठीक से नहीं हो पाता। द टू क्रोमोसोम्स ऑफ होमोलोगस पेयर, सो दैट वन गैमेट कम्स टू हैव एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम हो जाता है और दूसरे के पास थोड़ा सा डेफिशिएंसी आ जाती है, n+1 हो जाता है, n-1 कुछ पार्ट, जैसे 2n=6 है, ठीक है। तो 6 क्रोमोसोम से यहाँ पर क्या हुआ, नॉन डिसजंक्शन हो गया, तो एक में 4 है और एक में 2, यानी 3 जाने चाहिए थे, और यहाँ पर कितने पहुंचे, 2, और यहाँ पर पहुंचे 4, यानी n+1 हो गया और ये n-1 हो गया। ये नॉन डिसजंक्शन है जो कि जीनोमिक म्यूटेशन का कारण है। एक बार हम डिजीज का चार्ट देख लेंगे। ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है जिसमें हीमोफीलिया जो है रेसेसिव है, और कैसा है, एक्स लिंक्ड है। कलर ब्लाइंडनेस भी रेसेसिव है और एक्स लिंक्ड है। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया रेसेसिव है, ऑटोसोमल। इसके बाद फिनाइलकीटोनुरिया जिसमें जो है छोटे बच्चों की यूरिन में प्रॉब्लम आ जाती है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। ये इसमें एक एंजाइम जो है फिनाइल हाइड्रोक्सिलेज नहीं बन पाती है, यानी फिनाइलकीटोनुरिया से टायरोसिन में कन्वर्जन नहीं हो पाता उस एंजाइम की कमी की वजह से, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, ठीक है। मेंटल डिस्टार्डेशन आ जाता है। तो ये ऑटोसोमल है, रेसेसिव ऑटोसोमल है। थैलेसीमिया भी रेसेसिव ऑटोसोमल है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी रेसेसिव ऑटोसोमल है। ये माइटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है वो डोमिनेंट ऑटोसोमल है। देखा जाए तो सारी की सारी आपकी रेसेसिव ऑटोसोमल है, एक्सेप्ट हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस, जो कि रेसेसिव तो है लेकिन एक्स लिंक्ड है, और डोमिनेंट केवल एक ही है, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, और जो कि ऑटोसोमल है, यानी सब ऑटोसोमल है एक्सेप्ट हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस जो कि एक्स लिंक्ड है, और एक ही केवल डोमिनेंट है, वो है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। तो होप है आपको ये लर्न हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। ये दो तरीके के हैं, ऑटोसोमल आपका डोमिनेंट एंड रेसेसिव हो सकता है, या एक्स लिंक्ड हो सकता है, या वाई लिंक्ड हो सकता है। एक्स वाई लिंक्ड क्या हो गया, सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड हो गए, और ये आपका 1 to 22 जो ऑटोसोमल है उससे रिलेटेड हो गया। ये दो तरीके के हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो अगर मान लो क्वेश्चन में डोमिनेंट ऑटोसोमल होगा तो वो क्या होगा, एवरी जनरेशन उसमें अफेक्टेड होगी, कोई एक ना एक पर्सन तो जरूर होगा हर जनरेशन का। उसके बाद मेल और फीमेल आपको इक्वली पूरे चार्ट में दिखाई देंगे डिजीज वाले, तो ये समझ जाएंगे कि ये डोमिनेंट है। अगर रेसेसिव होगा तो स्किप जनरेशन है। G1 बिल्कुल स्वस्थ है, G2 में प्रॉब्लम है, G3 फिर स्वस्थ है, G4 में प्रॉब्लम है। तो ये क्या हुआ, ये जनरेशन उसने स्किप कर दी इस बीमारी ने। जैसे कि फिनाइलकीटोनुरिया में ऐसा होता है, सिकल सेल एनीमिया में ऐसा होता है, थैलेसीमिया में होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है। तो उसके बाद आपका आता है एक्स लिंक्ड या सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, ठीक है। एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, इसमें दो तरीके होते हैं, एक है आपका डोमिनेंट हो सकता है या रेसेसिव हो सकता है। तो अगर तो ये डोमिनेंट है, तो क्या होगा, डोमिनेंट है तो क्या होगा, ये एक्सी डोमिनेंट है तो दोनों होनी चाहिए, यानी होमोजाइगस कंडीशन होनी चाहिए, या हेटेरोजाइगस हो जिसमें कि डोमिनेंट वाला जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। फीमेल ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं। अगर फादर को है तो सारी डॉटर को आगे जाके होगा, और सन कोई किसी को भी नहीं होगा, सन को नहीं होगा। जैसे फादर है, इसने अपना एक्सी दिया और फीमेल ने तो दोनों को बराबर दिया, एक्स आ गया तो डॉटर अफेक्टेड हो गई, और अगर फीमेल ने इसको दिया एक्स और यहाँ से वाई आ गया तो सन अनअफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये करेंगे। रेसेसिव में वही एक तो स्किप जनरेशन देखेंगे, और दूसरा देखेंगे हम एक्स लिंक के रेसेसिव में क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जिसमें पहले मेल को प्रॉब्लम है, मेल से फादर से डॉटर में गई, डॉटर से उसकी डॉटर में गई, उसके सन में गई, ठीक है। मेल से फीमेल, फिर मेल, फीमेल से मेल या फीमेल। तो ये कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया इसी में चलता है। अब हम लोग चलते हैं पेडिग्री एनालिसिस सिंबल। इन सिंबल्स को आपको लर्न करना है। अगर तो पर्सन अनअफेक्टेड है, मेल है, तो हम कैसे स्क्वायर बनाएंगे। अगर अनअफेक्टेड फीमेल है तो सर्कल बनाएंगे। अगर सेक्स अनस्पेसिफाइड है, आपके दादा परदादा में कोई ऐसे उसकी बहन है या भाई है, उन्हें पता नहीं इस बहन हुआ था कि भाई हुआ था, तो आप क्या लिख देंगे, इस तरीके का बना देंगे, ठीक है। अगर पर्सन अफेक्टेड है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्लैक कर देते हैं इसको। ये मेटिंग मैरिज का साइन है, ठीक है। मेल एंड फीमेल मैरिज हो रही है, ये कॉन्सेंजीनियस मेटिंग का है, यानी क्लोज रिलेटिव में जो शादी हो जाती है उसमें ये 2 साइन कर देते हैं। ये सिंबल्स भी क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं, जो 1 मार्क के क्वेश्चन देते हैं उनमें। और ये पेरेंट्स है, ऊपर वाले पेरेंट्स होंगे और नीचे वाले लेफ्ट टू राइट जो है सीक्वेंस ऑफ चाइल्ड बर्थ होगा। जैसे कि ये जो है बर्थ लेफ्ट टू राइट, ये फीमेल हो गई, पहले डॉटर हुई और फिर सन हुआ, ठीक है। इसी तरीके से अगर अफेक्टेड है तो ये कैसे बोलेंगे, मेल जो है अनअफेक्टेड है, पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, लेकिन इनका जो चाइल्ड है, मेल चाइल्ड, वो अफेक्टेड विद द डिजीज है। अगर 5 आपको ये बताना है कि अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग लिखने, तो 5 आप ऐसे, अनअफेक्टेड है पता नहीं मेल है फीमेल है, तो आप ऐसा बनाकर 5 लिख देंगे। नाउ मूव टू पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है, इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। पेडिग्री एनालिसिस में क्या है, द मेथड ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर को क्या बोलते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। फैमिली हिस्ट्री का पूरा इसमें जो पर्सन 1 2 3 4 जनरेशन का लेकर आता है, तो उसके हिसाब से कोई उनकी फैमिली में कोई बीमारी रन तो नहीं कर रही, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया या और भी जितनी थैलेसीमिया हो गई, फिनाइलकीटोनुरिया, ऐसी कोई बीमारी जो फैमिली में रन कर रही हो, उसको रिमूव किया जाता है।
तो मेथड्स ऑफ स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर क्या है? पेडिग्री एनालिसिस। द एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन सेवरल जनरेशन किया जाता है फैमिली की, तब पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है। तो इन द पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है? इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेड इज रिप्रेजेंटेड इन द फैमिली ट्री ओवर जनरेशन। उसमें ब्लैक करके बॉक्स हम ये कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम है, अब ये आगे कहाँ कहाँ जा रही है। इट इज़ यूजफुल फॉर द जेनेटिक काउंसलर के लिए बहुत यूजफुल है, क्योंकि जब कपल्स उनके पास आते हैं कि हमारे जेनेटिक डिफेक्टिव चाइल्ड होने के क्या क्या चांसेस हैं या नहीं है, तो वो इसको पेडिग्री एनालिसिस और इंटरनल चेकिंग के अलावा भी वो ये बता देते हैं। तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया आप इसकी एग्जांपल लिख लेंगे। तो बाय पेडिग्री आप एनालिसिस फैमिली ट्री और पेडिग्री इज ड्रॉन बाय यूजिंग सर्टेन स्टैंडर्ड सिंबल, जो मैंने अभी बताया। और जो पेडिग्री एनालिसिस है, इससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि ट्रेड जो है वो क्वेश्चन में जो दिया है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, ये पेडिग्री चार्ट दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई जनरेशन स्किप तो नहीं कर रही है। तो G1 G2 G3 नंबर ऑफ जनरेशन हमने डाल दिए। हमने ये जनरेशन डाल दिए कि ये क्या है, G1 है, ये क्या है, G2 है, और ये देखिए ये इसी का पार्ट है। कंफ्यूज नहीं होगा कि इसको G3 कर दें, इसको G4 कर दें, ये भी इसी का पार्ट है। और ये हो गया G3, यानी 3 जनरेशन आपको दिख रही है। पहली जनरेशन में नहीं है, दोनों में है, यानी कि स्किप जनरेशन हुआ है। अगर तो स्किप जनरेशन हुआ है तो क्या होगा? पर्सन रेसेसिव होने के चांसेस हैं। अब रेसेसिव दो तरीके से हो सकता है, ऑटोसोमल हो सकता है या एक्स लिंक्ड हो सकता है। तो एक्स लिंक्ड के लिए अगर रेसेसिव है तो आपको दो चीजें देखनी होगी, एक तो स्किप जनरेशन हो और दूसरा क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होना चाहिए, ठीक है, मेल से फीमेल, फीमेल से मेल, ऐसे इस तरीके से। तो ऑटोसोमल जनरेशन में स्किप जनरेशन केवल देखी जाएगी, तो ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कैसा है, जिसमें कि आपको 3 जनरेशन मिल गई। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? G1 G2 G3 नंबरिंग कर दी। फिर ये देखा कि क्या कोई स्किपिंग हो रही है, तो हमने देखा कि किसी उसमें स्किपिंग नहीं हो रही है। ये डोमिनेंट का केस है। डोमिनेंट के केस में क्या होता है? एक्स लिंक जो है होते हैं। डोमिनेंट के केस में एक्स लिंक्ड अगर है तो फीमेल ज़्यादा इफेक्टेड होंगी, फादर जो है कम इफेक्टेड हो गए और केवल अपनी डॉटर को देंगे। ऑटोसोमल में एवरेज जो पर्सन है वो जनरेशन का इफेक्टेड होगा, मेल एंड फीमेल इक्वली इफेक्टेड होंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 3 जनरेशन दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? G1 G2 एंड G3। फिर देखेंगे कि क्या कोई स्किप जनरेशन हो रही है, नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या होगा? ये डोमिनेंट होगा। अब डोमिनेंट ऑटोसोमल भी हो सकता है, डोमिनेंट एक्स लिंक्ड भी हो सकता है। अगर एक्स लिंक्ड है तो क्या होगा? मोर इफेक्टेड होंगे इसमें मेल्स, और इसमें फादर से डॉटर को जाएगी लेकिन सन को ये इफेक्ट नहीं करेगी, जैसे कि पर्सन है, ठीक है, ये आपका कलर ब्लाइंड पर्सन है। तो ये इसने अपना एक्स किसको दे दिया? डॉटर को दे दिया, वो इफेक्टेड हुई, और ये सन को नहीं दे पाया। सन को, जिन सन को इसने वाय दिया था वो बच गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। एवरी जनरेशन इफेक्टेड एटलीस्ट 1 ऑटोसोमल में हो गया, मेल फीमेल इक्वली इफेक्टेड होंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। ये क्वेश्चन ये है कि नंबर 1 सबसे पहले स्किप जनरेशन चेक करो, 1 2 3। तो क्या सारी जनरेशन में है? ये G3 हो गया आपका, ये G2 हो गया और ये G1 हो गया। तो क्या सारी जनरेशन में है? नहीं। तो ये कैसा हो गया? स्किप जनरेशन, ठीक है। ये कैसा हो गया? स्किप जनरेशन हो गया। इसके बाद आपको देखना है स्किप जनरेशन है, तो हाँ हमने देख लिया स्किप जनरेशन है, हमने चेक भी कर दिया है। और ये जो है रेसेसिव होगा, क्योंकि स्किप जनरेशन है तो क्या हो जाएगा? ये रेसेसिव हो जाएगा। ये रेसेसिव हो गया। अब इसके बाद चेक करेंगे ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है। तो अगर रेसेसिव है और अगर आपका ऑटोसोमल है तो हमारा क्या आ जाएगा? इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग? एक्स लिंक्ड है तो हमारा क्या आ जाएगा? स्किप जनरेशन, है ना, इसमें आ जाएगा स्किप जनरेशन। इसमें स्किप जनरेशन होनी चाहिए। तो क्या स्किप जनरेशन है? हाँ, स्किप जनरेशन तो है इसमें। तो स्किप जनरेशन हमने देखी तो ये रेसेसिव है, ठीक है, एक्स लिंक्ड। और ऑटोसोमल चेक किया हमने। ऑटोसोमल अगर हम चेक करें तो क्योंकि स्किप जनरेशन है तो ये क्या हो जाएगा? रेसेसिव हो जाएगा। ऑटोसोमल क्या होगा? ऑटोसोमल में भी आपके 2 हो गए, डोमिनेंट या रेसेसिव। तो जो रेसेसिव वाला है उसके लिए क्या आंसर होता है? स्किप जनरेशन। यानी अगर स्किप जनरेशन है तो ये क्या हो जाएगा? ऑटोसोमल, या आपका ऑटोसोमल रेसेसिव हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट। तो ये आपने इसको कर लिया। अब हम लोग बुक के क्वेश्चंस देखते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोग बुक से देख लेते हैं। ऑब्जर्व द पेडिग्री चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्या है? ये हमारा पेडिग्री चार्ट है। तो आइडेंटिफाई वेदर द ट्रेट इज सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। तो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है, इसका पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले तो हमें ये पता करना होगा कि सेक्स लिंक में क्या है। सेक्स लिंक में अगर देखिए, अगर रेसेसिव है सेक्स लिंक तो क्या होगा? क्रिस क्रॉस होगा और क्या होगा? स्किप जनरेशन होगी। और अगर ये ऑटोसोमल है तो क्या होगा? केवल स्किप जनरेशन होगी। तो क्या इसमें स्किप जनरेशन हो रही है? तो इसमें स्किप जनरेशन नहीं हो रही है, ये हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो फिर बचता है डोमिनेंट। अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा तो एवरी जनरेशन में कम से कम एक तो इफेक्टेड होगा ही होगा, और मेल और फीमेल इक्वली इफेक्टेड होंगे,
ठीक है। इधर और अगर फादर में है तो सारी डॉटर्स को होगा, उसकी जितनी भी डॉटर्स हैं, ऑल इफ फादर इज अफेक्टेड देन ऑल डॉटर्स शुड बी अफेक्टेड। अगर फादर अफेक्टेड है तो जितनी भी डॉटर्स हैं सब अफेक्टेड होंगी, शुड बी अफेक्टेड। एंड उसके बाद अगर सन, वो सन को नहीं दे सकता, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो गया। और अगर वो है तो हम इसमें क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द ट्रेट ऑफ द सेक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल। तो ये सेक्स लिंक्ड है, वाई इट इज सेक्स लिंक्ड, वाई इट इज नॉट ऑटोजोमल। ऑटोजोमल में मेल एंड फीमेल इक्वली जो है वो अफेक्टेड होंगे, तो यहाँ पर मेल और फीमेल इक्वली नहीं है, ये फीमेल है तो एक मेल को भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा ये है कि इन एवरी जनरेशन वन मस्ट बी, यहाँ तो एक तो है लेकिन वो इक्वली अफेक्टेड नहीं है। दूसरी चीज़ हमारा क्या है, सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक के अगर तो ये रेसेसिव होता तो क्या हो जाता कि इसमें क्रिस क्रॉस हो जाता, ठीक है, क्रिस क्रॉस हो जाता तो इसकी जनरेशन रेसेसिव। तो ये क्या हो रहा है, देखिए इसमें क्रिस क्रॉस हो रहा है, मेल को है, मेल से फीमेल को हो रहा है और फीमेल से फिर से मेल को हो रहा है, यानी कि स्किप जनरेशन तो इसमें नहीं हमें मिल रही है, लेकिन हमें क्रिस क्रॉस मिल रहा है, यानी सेक्स लिंक्ड ये है हमारा। और कौन सा है, रेसेसिव है। तो रेसेसिव में दो हैं हमारी बीमारियां, कौन कौन सी हैं, हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो कोई भी हो सकती है, हीमोफीलिया भी हो सकता है, कलर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये देखिए क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंबल एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन यूज्ड इन ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस इज करेक्ट। तो मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स ये करेक्ट है, अनअफेक्टेड ऐसा नहीं बनाया जाता है, और अनअफेक्टेड फीमेल उल्टा बने हुए हैं, और ये जो है मेल अफेक्टेड, तो ये मेल नहीं अनस्पेसिफाइड है, यानी कि कौन सा है, ये वाला, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। फिर देखते हैं, देखिए पॉइंट म्यूटेशन इन्वॉल्व्स, पॉइंट म्यूटेशन में क्या चीज़ होती है, इंसर्शन, चेंज इन सिंगल बेस पेयर या डुप्लीकेशन और डिलीशन। तो ये पॉइंट म्यूटेशन में चेंज इन सिंगल बेस पेयर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन ह्यूमन इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। तो डाउन सिंड्रोम ये नहीं होता, डाउन सिंड्रोम 21 ट्राइसोमी होता है। इरेक्टोब्लास्टोसिस फर्टिलिस वाई लिंक्ड है। इसके बाद आपका कलर ब्लाइंडनेस जो है वो वाई लिंक्ड नहीं है, एक्स लिंक्ड है। और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम 44+XXY होता है, तो दिस वन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन डाउन सिंड्रोम ऑफ अ मेल चाइल्ड द सेक्स कॉम्प्लीमेंट इज। तो मेल चाइल्ड का सेक्स कॉम्प्लीमेंट में तो कोई चेंज ही नहीं आया, वही तो 21 ट्राइसोमी है, ऑटोजोमल में होता है, ना कि सेक्स क्रोमोसोम में। तो मेल फीमेल तो वही रहेंगे, क्योंकि मेल चाइल्ड है तो मेल चाइल्ड का तो हमेशा XY ही रहेगा, तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर।